नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप सिंह डावर है और जैसा आज हमने कहा था, करुणा जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम कर रही है उसके साथ एसोसिएट होके आज हम होलिस्टिक अप्रोचेस फॉर मेंटल इलनेस इस टॉपिक पर अपने अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। मैं एक साइकियाट्रिस्ट एंड होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ। 15 साल से मैं साइकियाट्रिक फील्ड में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे मरीज देखे हैं, कुछ पर्सनल अनुभव भी हैं, कुछ मरीजों से भी सीखा है, लेकिन बहुत सारा गुरुओं से, किताबों से, ज्ञान से और सभी के अनुभव से सीखा है। तो होलिस्टिक अप्रोचेस फॉर मेंटल इलनेस। सबसे पहले हम बात करें मेंटल इलनेस की। आज के टाइम मेंटल इलनेस लगभग हर कोई जानता है, लेकिन मेंटल इलनेस क्या होती है, कैसे होती है, मेंटल होना क्या होता है, ये सारा कई बार हमारे लिए थोड़ा सा एक मन में कई बार डर सा और एक घबराहट सी पैदा करता है कि यार मेंटल। तो पुराने ज़माने में तो एक मेंटल हॉस्पिटल या मेंटलों के डॉक्टर बोले जाते थे, लेकिन इस टर्म को, इस शब्द को आज के टाइम में प्रेफर नहीं किया जाता। तो इसके लिए एक बेहतर टर्म आया था, साइकियाट्रिक इलनेस। साइकियाट्रिक इलनेस मैं भी बोलना प्रेफर करता हूँ और अभी जो डॉक्टर हैं उनको भी साइकियाट्रिस्ट ही बोला जाता रहा है। मीन्स आपकी साइकोलॉजी के पीछे केमिस्ट्री क्या है, यानी कौन से केमिकल के इम्बैलेंस की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, उनको डील करने वाला या उनकी स्टडी करने वाला होता है साइकियाट्रिस्ट। लेकिन अभी पिछले लगभग 10 सालों से और भी एक बेहतर टर्म का यूज़ किया जाने लगा है, वो है न्यूरो साइकियाट्रिस्ट। मीन्स आपके न्यूरॉन्स, डेफिनेटली जो मानसिक रोग हैं वो ब्रेन से रिलेटेड तो हैं, और ब्रेन की जो यूनिट होती है वो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स के अंदर जो केमिस्ट्री है, यानी केमिकल्स हैं, उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। सो न्यूरोसाइकियाट्रिक इलनेस मीन्स न्यूरॉन्स की केमिस्ट्री में फेरबदल, बदलाव या इम्बैलेंस होने की वजह से अगर हमारे अंदर कोई व्यावहारिक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको बोलते हैं न्यूरोसाइकियाट्रिक इलनेस। और अभी ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में न्यूरोसाइकियाट्रिक इलनेस और न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट ही आ रहा है। होलिस्टिक अप्रोच ये क्या होती है? नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा। होलिस्टिक यानी होल, यानी कंप्लीट, यानी कि जो भी कुछ उपलब्ध है वो सभी हथियार हम लगा सकें या चला सकें। अब हथियार चलाना है, कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है, किसके ऊपर चलाना है, कब चलाना है, ये सब जानने के लिए ज़रूरी होता है कि हम पता करें इन न्यूरोसाइकियाट्रिक इलनेस के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। डेफिनेटली हर किसी इंसान के अंदर बीमारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं होता। बीमारी के लक्षण भले ही 2 जनों में एक जैसे हों, 3 जनों में एक जैसे हों, लेकिन उनका कारण अलग अलग हो सकता है। हालांकि बीमारी के लक्षण भी अलग अलग देखे जाते हैं। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो साइकियाट्रिक इलनेस लगभग 400 तरह की हैं। हमारा जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ या WHO का जो दिया हुआ है, या DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ अमेरिका जो है, अमेरिकन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने दिया हुआ है, इनके हिसाब से लगभग 400 तरह के न्यूरोसाइकियाट्रिक डिजीज़ के क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। मेन बीमारियां कौन सी होती हैं? अगर हम बचपन से ही देखें तो शुरुआती होती हैं न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आती हैं, यानी मेंटल रिटार्डेशन हुआ, या कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज आती हैं, कुछ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स आते हैं, या फिर कुछ अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं,
हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ कंडक्ट डिसऑर्डर्स आने लग जाते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। थोड़ा अगर बड़े पे हम जाएं, 12, 13, 14, 15, तो इस टाइम पे कुछ सेपरेशन एंग्जाइटी आने लगती है, या फिर डिप्रेसिव या फिर साइकोटिक और बाइपोलर डिसऑर्डर भी आने लग जाते हैं। बड़ों में देखें तो प्रॉपर एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ओसीडी, फियर, फोबिया, और अभी जो बढ़ने वाले जो बीमारियां हैं अभी, उसमें सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर यानी नशे से संबंधित बीमारियां भी आती हैं। नशे से संबंधित बीमारियां देखा जाए तो अभी देश में कुल मिला के सबसे कॉमन बीमारियां हैं वो एंग्जाइटी और नशे से संबंधित बीमारियां ही हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए कहा जाता है कि लगभग 20% लोगों में एट ए टाइम कुछ न कुछ एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर को दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन प्रॉब्लम्स चल रही है। दूसरा, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसा कि हम देखते हैं आज के टाइम में बहुत सारे लोग, यानी 30% लोग तो अल्कोहल का यूज़ करते हैं, और उनका 20% यानी 1.3 सीआर, जो 130 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, उनमें से लगभग 30% यानी लगभग 40 करोड़ लोग अल्कोहल का यूज़ कर लेते हैं, और उनका 20% यानी लगभग 4 दूनी 8 करोड़ लोग मानसिक रोग के हद तक नशे का प्रयोग करते हैं। लगभग 1/3 जनसंख्या हमारे देश की टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट का यूज करती है। तो कभी सोचा हो, देखा हो, जाना हो, पता किया हो, तो ये सब लोग किस टाइप से यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? जहां तक समझ में आता है, जहां तक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैं भी ये सारी चीज का यूज कर चुका हूं। हम लोग हमारी कोई ना कोई एंग्जाइटी को, हमारे फियर को, या हमारे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, या टेम्परेरीली ट्रीट करने के लिए हम इन नशे की चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज है। डेली हम देखते हैं, समझते हैं। मोटा मोटी अगर हम लेमैन यानी आम आदमी की भाषा में बोलें तो मानसिक रोगों को 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। 2 कैटेगरियां होती हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। जब हमारी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 22 साल पहले, उस टाइम पे ये शब्द काफ़ी प्रचलन में था, और एक आम आदमी के समझने के लिए अभी भी ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। साइकोटिक डिसऑर्डर्स यानी जिनको पुराने ज़माने में मेंटल या पागल कहा जाता था, ये लगभग 3 से 7% लोगों को होती हैं। इनमें कुछ बीमारियां हैं, उनका नाम अभी मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि इस बीमारी के लोग थोड़ा अपसेट हो सकते हैं। मेन जो बीमारियां हैं अभी वो हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। देखा गया है और स्टडी भी कहती है कि मैक्सिमम साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बढ़ा हुआ पाया गया है। कुछ खास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे कि डोपामिन हुआ, सीरोटोनिन हुआ। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ता है तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। लेकिन ये कॉमन बीमारियां नहीं हैं। अभी जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं वो हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। न्यूरोटिक मीन्स जिनके अंदर मरीज को पता होता है, मरीज परेशान भी होता है, अपसेट भी होता है, हालांकि जानकारी के अभाव में या डर की वजह से वो इलाज लेता है, नहीं लेता है, वो बात अलग है। और ये भी कहा गया है, हमारे देश के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 80 से 90% तक मानसिक रोगी प्रॉपर विशेषज्ञ डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और ये मानसिक रोगों के साथ ही नहीं है, ब्लड प्रेशर से अगर हम तुलना करें तो ब्लड प्रेशर के भी 50% यानी आधे मरीज डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कोई खास बड़ी चीज नहीं है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड ये देखा गया है। खैर, मानसिक रोग में जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर हैं उनके मुख्य कारण अगर हम देखें तो उनका मुख्य कारण होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का कम होना या कम असर करना, या उनका एक्टिविटी लेवल, इफेक्टिवनेस कम हो जाना।
न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हों तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में तुलना करके बताता हूँ। जैसे हमारा पेट होता है, हमारे पेट के अंदर एक टाइप का केमिकल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम एसिड बोलते हैं। और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कम हो जाता है तो हमको सिंपल से सिंपल, सादा से सादा खाना भी नहीं पचता, बदहजमी हो जाती है। और अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर बढ़ जाता है तो वो खाना तो दूर, पेट के अंदर की जो लेयर होती है स्टमक की, उसको भी पचा जाता है, उसको भी खाने लग जाता है, यानी कि उसमें अल्सर बना देता है, उसमें सूजन कर देता है। तो पेट का एक एसिड हमारे जीवन को कितना अस्त व्यस्त कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे ब्रेन में लगभग 100 तरह के केमिकल, 100 तरह के एसिड्स, एसिड तो नहीं कहते हालांकि उनको उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। और दूसरे भी होते हैं केमिकल्स, जैसे न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं और न्यूरो हार्मोन्स होते हैं। तो ये लगभग 100 से अधिक तो न्यूरोट्रांसमीटर पाए गए हैं और लगभग इतने ही न्यूरोपेप्टाइड्स और न्यूरो हार्मोन्स खोजे जा चुके हैं। तो देख के देखिए जरा, एक बार इमेजिन करके देखें, अगर हम इस ब्रेन के अंदर जो केवल 1400-1500 ग्राम का ब्रेन है हमारा, उसके अंदर लगभग 100 से ज़्यादा टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, और उनमें से अगर दो चार भी गड़बड़ हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी में, हमारी दिमाग में कितना बड़ा भूचाल आ सकता है। खैर, तो इस तरीके से हम तुलना करें तो समझ पाएंगे। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर मेनली हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का असर कम हो जाता है, और उसके कारण देखें तो बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो देखें अगर हम, तो बायोलॉजिकल कारणस होते हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज। और बायोलॉजी यानी हमारी बनावट, और हमारी बनावट के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है हमारा जीन। जैसे कि अगर हमारे माँ बाप हाथी होते तो हम हाथी के बच्चे होते, या हम हाथी बन चुके होते। शेर होते तो शेर के होते, बिल्ली चूहे जो भी होते तो हमारी स्ट्रक्चर वैसी ही होती। हमारा जो, चाहे बाल हो, चाहे हमारा स्किन का कलर हो, चाहे हमारी कॉर्निया हो, हमारी लेंस हो, हमारी सब चीज़ स्ट्रक्चर जो है, मैक्सिमम जो बनती है वो हमारे जीन पे ही डिपेंड करती है। और जीन में हम कुछ ज़्यादा बदलाव कर नहीं सकते। और आंकड़ों की बोलें तो हमारे जो 25,000 जीन होते हैं उनमें से लगभग 80% ब्रेन को बनाने में ही खप जाते हैं। यानी 20,000 जीन हमारे केवल इस 1400 ग्राम के, जो 1400 ही होता है, 1300-1400, तो इस 1.5 किलो के वजन को बनाने में हमारे 20,000 जीन खप जाते हैं। और बाकी जो शरीर है हमारा, चाहे वो 70-80-90 किलो का हो, उसको बनाने में केवल 5,000 जीन ही खपते हैं। तो ब्रेन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो सबसे पहला तो बायोलॉजिकल में हमारा जेनेटिक्स है। दूसरा है कि हमारी बायोलॉजी कैसी बनी है। वो मानी हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं बन के तो आ गए, अब उनको कैसा न्यूट्रिशन मिला है, कैसा खान पान मिला है, किस टाइम पे कितना ऑक्सीजन मिला है, किस टाइम पे कितना वाटर मिला है। जैसे देखा जाता है अगर जन्म के टाइम पे ही तुरंत ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हमेशा के लिए उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो कई बार दौरे आने लग जाते हैं। तो हमको कैसा न्यूट्रिशन मिला है, कैसा ऑक्सीजन मिला है, कितना पानी मिला है, कितना हाइड्रेशन मिला है, इस सब पर डिपेंड करता है हमारे न्यूरॉन्स की एनाटॉमी, स्ट्रक्चर। अगला अगर देखें तो हम न्यूरॉन्स की फिर फिजियोलॉजी, यानी उसका इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, उसके अंदर ताकत कितनी है। जरूरी नहीं है कि न्यूरॉन अगर बड़ा है, देखने में बड़ा लग रहा है तो मजबूत हो, नो। जैसे कोई आदमी अगर मोटा है तो मजबूत हो, जरूरी नहीं है। पतले लोग भी मजबूत होते हैं। तो उसकी फिजियोलॉजी कैसी है। अब फिजियोलॉजी बहुत सारी चीज़ों डिपेंड करती है, हमने एक्सरसाइज कितनी की है, हम कितना उसको ट्रेन कर चुके हैं। नेक्स्ट पे जाएं तो उसकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी हमारी जो न्यूरॉन्स हैं उसकी केमिस्ट्री को न्यूरोकेमिस्ट्री बोलते हैं। उसके अंदर केमिकल का लेवल कितना है, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कितना है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं।
इनका समाधान, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा कारण होता है हमारा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल जैसे कि साइकोलॉजी इज एक्चुअली स्टडी ऑफ आवर बिहेवियर, हमारी फीलिंग, थॉट, इमोशन की जो स्टडी करने वाले होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो हमारी साइकोलॉजी कैसे बनती है, इसके लिए हमारे जीन यानी हमारे न्यूरॉन्स और हमारे एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन जिम्मेदार होता है। और हमारे जीन और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है हमारी इन 5 इंद्रियों से, हमारी आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। हमारा ब्रेन इन 5 सेंसरी ऑर्गन यानी 5 ज्ञानेंद्रियों से सिग्नल रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद ब्रेन का ही हिस्सा उनको असेस करता है, एवेल्युएट करता है, उसके हिसाब से जजमेंट लेता है, उसके हिसाब से कुछ मीनिंग बनाता है, मीनिंग बना के कुछ न कुछ स्टोर करता है, और वो स्टोर भी फर्दर किसी न किसी न्यूरॉन के अंदर मेमोरी के रूप में होता है। और उसकी वजह से हमारे विचारधारा बनती है, हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। और उस बिलीफ सिस्टम की वजह से, विचारधारा की वजह से, जैसे देखा होगा आपने, सेम कही हुई चीज अलग अलग आदमी से अगर सुनी जाए तो हमारा रिएक्शन अलग अलग होता है। यानी सेम आवाज हमको अलग अलग टाइम पे सुनने को मिले तो भी हमारा रिएक्शन अलग अलग होता है। वही चीज 10 लोग हमको बोलें तो हमारा रिएक्शन अलग अलग होता है। यानी हमारी साइकोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है, और हमारे पास्ट लर्निंग, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस पे भी डिपेंड करती है। और ये हमारी साइकोलॉजी को बनाता है, और ये हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है। और हमारी साइकोलॉजी डेली बदलती रहती है। आंकड़े कहते हैं कि लगभग हर 90 मिनट में आपकी सोच कुछ न कुछ बदल चुकी होती है, वो पहले से कुछ न कुछ बदल चुकी होती है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है कि हम साइकोलॉजी को बदल सकते हैं। तीसरा होता है बीमारियों के लिए जिम्मेदार। जैसे मैं इसमें एक साइकोलॉजी में भूल गया, तो कुछ लोगों की साइकोलॉजी को देख के आप लोग आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि यार इसको मानसिक रोग या जल्दी से नहीं हो सकता, ये जल्दी से टेंशन में नहीं आने वाला, ये जल्दी से डिप्रेशन में नहीं आने वाला। तो और किसके लिए कह सकते हैं कि यार ये तो इसको जिंदगी में अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया ना तो फटाक से इसको डिप्रेशन होगा, फटाक से टेंशन में जाएगा, फटाक से नशे की तरफ जाएगा, और ऐसे नशा अगर किसने लग गया तो पक्का ये एडिक्ट बन जाएगा, और फिर इसका नशा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी साइकोलॉजी ऐसी है। तो साइकोलॉजी को देख के हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि किसके अंदर मानसिक रोग होने की संभावना है, किसके अंदर नहीं है। खैर, नेक्स्ट जो जिम्मेदार होता है मानसिक रोगों के लिए वो होता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में केवल हमारा फैमिलियल और हमारा सोशल, हमारा रिलीजियस एनवायरनमेंट ही नहीं, इनका रोल तो बड़ा है ही, लेकिन कई बार हमारे क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यानी जैसे कि गर्मियाँ होती हैं तो हम ज़्यादा अपसेट होते हैं, जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं, जल्दी इरिटेट होते हैं। गर्मी में हमारा काम की स्पीड भी कम होती है, और इस टाइम पर अगर कोई हमको छेड़खानी होती है तो हम गुस्सा भी जल्दी होते हैं, सिर दर्द भी होता है, टेंशन भी ज़्यादा होता है। ज़्यादा सर्दी में भी ये होता है। उसकी एक अलग से सिस्टम है। अगर सिस्टम देखें तो एक्चुअली गर्मी और सर्दी से लड़ने में हमारे शरीर की एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, और जो एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है तो हमारे दिमाग को रिलैक्स करने के लिए उस एनर्जी का यूज नहीं हो पाता है, वहां के लिए कम पड़ जाती है। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो उसमें भी कई बार कुछ बीमारियां बढ़ती हैं। एक चीज है सन और मून एक्सपोजर, यानी कि सनलाइट जब ज्यादा होती है तो बीमारियां कुछ कम होती हैं, कुछ ज्यादा होती हैं। सनलाइट का एक्सपोजर अगर धरती पर कम होता है तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, उस टाइम पे लोग नशा भी ज्यादा करते हैं। खैर, तो ये मोटा मोटी 3 चीज होती हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कॉज, जिसकी वजह से किसी को भी या हमको मानसिक बीमारी हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है? तो इलाज के लिए कारण जो हमने देखा होगा कि पिछले 30 साल पहले ये बीमारियां बहुत कम थी, 20 साल पहले भी कम थी। मैं खुद अपना अनुभव अगर देखूं
तो एमबीबीएस टाइम में मानसिक बीमारी का हम नाम भी नहीं सुनते थे, और टेंशन डिप्रेशन को हम जानते भी नहीं थे कि ये क्या होता है। बस टेंशन, हाँ थोड़ा चिंतित रहता है, इतना तक सुनते थे। डिप्रेशन को मैं शायद सेकंड थर्ड एमबीबीएस तक भी नहीं जानता था। लेकिन आज देखें तो एक दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी जानने लगा है कि टेंशन और डिप्रेशन कुछ होता है। तो क्या ये केवल अवेयरनेस बढ़ी है या बीमारियां बढ़ी हैं? देखा जाए तो इन बीमारियों के बारे में नॉलेज भी बढ़ा है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ये बीमारियां बढ़ गई हैं। हम देखें तो पहले जो 40 साल की उम्र में होने वाली बीमारियां थीं वो 15 साल की उम्र में होने लग गई हैं। आज देखा जाए तो लगभग हम नॉर्मल आदमी से अगर पूछते हैं कि भाई मानसिक बीमारियां कितने लोगों को होंगी, तो कहते हैं साहब आज के टाइम में तो 90% लोगों को यही बीमारियां हैं, टेंशन डिप्रेशन, बस यही चल रहा है आजकल। तो खैर ये उनका प्रेडिक्शन है, लेकिन आंकड़े की हम बात करें तो लगभग तक 30% लोगों को एट ए टाइम कोई ना कोई मानसिक समस्या, मानसिक बीमारी है। छोटी मोटी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों में टेम्परेरी 1 दिन 2 दिन के लिए जो देखी जाती है, उनका आंकड़ा देखें तो वो 90% तक हो सकता है। जैसे कि अगर इंसान को केवल एक बार छींक आए तो उसको हम बीमारी नहीं बोलते, लेकिन हाँ उसको सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन दिन भर छींकता है तो उसको बीमारी हम बोल सकते हैं। साल में एक बार बीपी बढ़ता है तो उसको हम बीपी की बीमारी नहीं बोलते, लेकिन हाँ लगातार बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो बीपी की बीमारी बोलते हैं। वैसे ही अगर कोई एक आध दिन के लिए टेंशन में आता है, डिप्रेस होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, अपसेट होता है, गुस्सा करता है, तो उसको मानसिक रोग की उसमें कैटेगरी में नहीं डालते, लेकिन उनको सचेत रहने की एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है कि भाई इनके अंदर मानसिक रोगों की संभावना ज़्यादा है। खैर, अब ये मानसिक बीमारियां क्यों बढ़ी हैं, उसके लिए जिम्मेदार है जो फाइनल अगर देखा जाए, फाइनल तो वो है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मूवी ध्यान आई होगी आपने, और ये कहावत भी ध्यान आ गई होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। एक्चुअली इस अभी जो वर्तमान का युग चल रहा है उसमें हम लोग हमारी दिमाग की एनर्जी को बहुत जगह खर्च करने लगे हैं। इतनी जगह हमने अपने आप को टांग रखा है कि हमारे दिमाग के अंदर जो एनर्जी बन रही है या न्यूरोट्रांसमीटर जो बन रहे हैं वो उसके लिए पर्याप्त नहीं पड़ रहे। कैसे? जैसे कि किसी की हर महीने की इनकम या कमाई है 1 लाख रुपए, अब वो 1 लाख रुपए में अपने खर्चे सीमित रखता है। 80,000 का उसने मान के चलो महीने भर का पूरा खर्चा सेट किया हुआ है, 20,000 रुपये उसके पास हमेशा हर महीने बचते हैं। और उसके जीवन में अगर कोई 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कहीं कोई विपत्ति आती है, विपदा आती है, एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो आसानी से उसको मैनेज कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी आमदनी तो 1 लाख रुपए है और उसके खर्चा है 1,10,000 रुपये, कई लोग तो 2 लाख 3 लाख भी खर्चा करते हैं, तो पहले से ही वो लगातार दबाव में रहेंगे। और उस दबे हुए आदमी के सामने अगर आगे के भाई अब एकदम से इमरजेंसी, अब तेरे को कोई पैसे भी नहीं दे सकता, अब तेरे को एकदम से 20,000 रुपये की जरूरत है, तो हो सकता है वो 20,000 का दबाव भी वो नहीं झेल पाए, वो टूट जाए। वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए इस दिमाग के अंदर पर्याप्त न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, पर्याप्त बनते हैं, मैक्सिमम लोगों में पर्याप्त बनते हैं। कुछ एक मान लेते हैं हम 5-10% जिनके अंदर कम ही बनते होंगे, लेकिन हाँ हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त बनते हैं। लेकिन हम लोगों ने उनको बहुत जगह लगाया हुआ है, यानी कि हम जो भी चीज़ देखें, कुछ भी, जैसे बाहर की दुनिया में कुछ भी हमारा सिग्नल मिलता है हमको, हम वही चाहने लग जाते हैं। किसी का, अरे यार इसका गिलास बहुत अच्छा है, ये गिलास तो मेरे को चाहिए,
ये तो पानी बड़े अच्छे तरीके से पीता है, ये तो फलाने जगह का पानी पीता है, ये तो फलाने ब्रांड का पानी पीता है, हमको भी पीना चाहिए। इसका चश्मा अच्छा है, ऐसा चश्मा मेरे पास भी चाहिए। इसकी गाड़ी अच्छी है, इसकी दुकान अच्छी है, इसका मकान अच्छा है, इसकी दीवार अच्छी है, कुछ भी, इसका रंग अच्छा है, इसका सिस्टम अच्छा है, इसका तरीका अच्छा है, जो भी है, हम कहीं ना कहीं अपने आप को उसके अंदर टांग देते हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग की वो एक चाहत डेवलप कर लेते हैं, और हमको पता है कि हम किसी भी चाहत को पूरा भी कर सकते हैं। उस चाहत को डेवलप करके हम उसको छोड़ देते हैं दिमाग के अंदर, और किसी भी चीज को अगर विकसित करके हम छोड़ देंगे तो कुछ न कुछ तो वो करेगी, कुछ न कुछ क्रियाएं तो वो दिमाग के अंदर करेगी। यानी कि बचपन से ही अगर हम कोई 1000 सपने देख लें, या तो उनको हम कंप्लीट करें या फिर उनको हम पूरी तरह डिलीट कर दें, और दिमाग के अंदर से पूरी चीज डिलीट नहीं हो सकती, हम उनको छोड़ दें, भाई ये मेरे को नहीं करना, और उसके लिए क्लियर हो जाए कि ये चीज मेरे को नहीं करनी है। जैसे कि मैं खुद पे भी काम करता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई एलियन तो हूं नहीं। आप सबकी साइकोलॉजी भी मेरी साइकोलॉजी की जैसी हो सकती है, और मेरी साइकोलॉजी आपकी जैसी हो सकती है। आज से 10 साल पहले अगर मैं देखूं, 10 साल क्या 5-6 साल पहले भी अगर मैं देखूं, एक वेल नोन साइकेट्रिस्ट होने के बावजूद मैं साइकेट्री का अपने ऊपर यूज नहीं कर रहा था। जब मैं करने लगा हूं तो समझ में आने लगा है कि मैंने अपने दिमाग को कहाँ कहाँ टांगा हुआ था। मैंने कितने प्लानिंग, कितने सपने, कितनी चाहतें बनाई हुई थी, और जिनका मेरे जीवन से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। उनमें से अधिकांश थी प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए, औरों से बेहतर दिखने के लिए, औरों से बड़ा दिखने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जब मेरे समझ में आई, मैंने अपना साइको एनालिसिस किया, पता चला, तो धीरे धीरे उनको रिलीज किया, डिलीट किया। खैर, जब आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है तो हमारे अंदर, ब्रेन के अंदर, उन पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी आने लगेगी। यानी कि उन न्यूरोट्रांसमीटर्स का हम यूज ज़्यादा कर रहे हैं और बनने का हम टाइम नहीं दे रहे, या वो कम बन रहा है, तो हमारे अंदर मानसिक रोग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गिल्ट, ये सारी चीज़ आएंगी। और फिर इसकी वजह से कई बार लोग सेल्फ मेडिटेट करते हैं, सेल्फ मेडिकेट, यानी अपने आप को खुद दवाई देने लगते हैं। जैसे आज का ही अगर मैं देखूं, तो आज 3 डॉक्टर से मेरा एनकाउंटर हुआ, और अधिकांश, जैसे एक तो कर ही रहा था अभी डॉक्टरी, अधिकांश का ये था कि साहब मेरे को टेंशन होता है, मूड खराब होता है, डिप्रेशन होता है, तो मैं ये ड्रिंक करता हूँ। मेरे को नींद नहीं आती है तो मैं ये करता हूँ। मैंने कहा ओके। मैंने कहा अब आप ये बताओ, आप डॉक्टरी कर रहे हैं या डॉक्टर बन चुके हैं, आप जो कर रहे हो वो ज़्यादा नुकसान कर रहा है, या अगर आप दवाई लोगे तो वो ज़्यादा नुकसान करेगी? सर डेफिनेटली नुकसान तो हम जो कर रहे हैं वही ज़्यादा करेगी, तो इसका बेटर है दवाई ले लो। तो वो लोग अपना इलाज कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर इतने कम हो गए कि वो अपने टेंशन को, अपने फ्रस्ट्रेशन को नहीं झेल पा रहे। तो नहीं झेल पा रहे तो उसको वो नशे के द्वारा सुन्न कर रहे हैं। तो नशा हमारे दिमाग को सुन्न कर देता है, शून्य कर देता है, नंब कर देता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर की कमी को कैसे ठीक किया जाए, आप समझ रहे होंगे जो भी देख रहे हैं, कि न्यूरोट्रांसमीटर जो भी कम है, अगर उनका लेवल बढ़ा दिया जाए तो हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गिल्ट, यानी देखा होगा, यानी जो ताकतवर होता है उसको जल्दी से गुस्सा आता है क्या? या जो कमजोर होता है उसको जल्दी से गुस्सा आता है? डेफिनेटली जो कमजोर है, जो दिन भर से परेशान आदमी है, उसको ज्यादा गुस्सा आएगा, या फिर जो दिन भर जिसको तारीफ मिली है, दिन भर जिसका दिन बहुत अच्छा गया है, उसको गुस्सा जल्दी आएगा? डेफिनेटली गुस्सा उसी को जल्दी आएगा जिसका दिमाग खाली हो चुका है, जिसका दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की कमी आ चुकी है। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाने का सिस्टम कुछ न कुछ हमको ढूंढना चाहिए।
न्यूरोट्रांसमीटर को कैसे बढ़ाएं? न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं? खासकर हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर जिम्मेदार होते हैं एंजाइटी डिप्रेशन के लिए, वो होते हैं सीरोटोनिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनलिन। कुछ हमारे फील गुड हार्मोन्स होते हैं, फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसेंस। इनको हार्मोन्स भी बोलते हैं हम। तो 3 कैटेगरी होती है हालांकि, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स एंड न्यूरोहार्मोन्स। इनका लेवल अगर बढ़ा दिया जाए ब्रेन के अंदर किसी भी तरीके से, तो डेफिनेटली मानसिक बीमारी को काफ़ी हद तक ठीक भी रखा जा सकता है और मानसिक रोगी होने से भी काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। एक साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी का कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर कैसे बढ़ें? न्यूरोट्रांसमीटर बनने के लिए जो पहला जिम्मेदार घटक जो था वो था हमारा जेनेटिक्स। अब मजे की बात अगर देखें तो एक ही तरह का जीन को अगर अलग अलग एनवायरनमेंट दिया जाए, अलग अलग भावना या विचार दिया जाए, इमोशनल एनवायरनमेंट दिया जाए, अलग अलग सिग्नल दिया जाए, तो वो अलग अलग सैकड़ों तरीके के प्रोटीन बना सकता है। मतलब सैकड़ों तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर भी अलग अलग बना सकता है अगर उसका एनवायरनमेंट यानी माहौल बदला जाए। तुलना कर सकते हैं हम गिरगिट से। गिरगिट जैसे एनवायरनमेंट में, जैसे माहौल में रहते हैं, वैसा ही उसके जो सेल्स हैं सुपरफिशियल, उसकी स्किन लेयर, वो फटाक से उसी टाइप के प्रोटीन बनाने लग जाती है और पर्टिकुलर कलर का प्रोटीन बनता है और उसका वो कलर चेंज कर देता है। इंसान के अंदर भी ये न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल एनवायरनमेंट, वातावरण या इमोशनल एनवायरनमेंट या भावनात्मक धारणात्मक विचारधारा के द्वारा भी बदला जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग जीन के सामने सरेंडर कर देते हैं कि भाई ये तो जेनेटिक बीमारी है, तो कॉन्जेनाइटल बीमारी है, तो जन्म से बीमारी है, तो खानदानी बीमारी है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकता। अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मेरे नाना ने सुसाइड किया था जब मेरी माँ 4 साल की थी। मेरे पिताजी को 75 में, यानी मेरे जन्म से भी लगभग 4 साल पहले मैनिया का एपिसोड आया था। मैं जानता हूं कि मेरा जीन प्रोन है या तो डिप्रेशन के लिए या मैनिया के लिए। मैंने अपने ऊपर 5 साल में काम किया है। आज मैं 100% तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं 95% कह सकता हूं कि मैं इन बीमारियों के लिए अपने आप को बहुत हद तक प्रोटेक्ट या इम्यून कर चुका हूं, और मैं अगर करता रहता हूं तो मैं इन बीमारियों से बचा रह सकता हूं। मैंने अपनी साइकोलॉजी और बायोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। जो भी मेरे को जानते हैं वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। खैर, जीन को भी बदला नहीं जा सकता, लेकिन जीन क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो बदला जा सकता है। जीन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बना रहा है वो चेंज किया जा सकता है। मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूं। ठीक है, जीन को करना चाहें तो एक बड़ी ट्रेनिंग है, लेकिन सिंपल चीजें बताता हूं मैं आपको। सिंपल क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं। हमारे जो बॉडी की यूनिट होती है, सेल होती है यानी कोशिका होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन की यूनिट होती है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन एक कोशिका है, सजीव कोशिका है। अब सजीव कोशिका है तो उसकी ताकत कैसे बढ़ाए? हम अपनी पूरे शरीर की बात एक बार नहीं करें, कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए हम केवल एक न्यूरॉन के बारे में सोचें। न्यूरॉन का अगर आपने देखा होगा, इस टाइप का होता है। उसमें ऐसे यूं ही मान लो, ये तो उसकी सोमेटिक बॉडी होती है, ये उसमें डेंड्रॉन्स होते हैं, और ये दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन होता है, उसके अंदर से जो निकलते हैं उनसे कनेक्शन होता है। ये सोमेटिक बॉडी है, ये एक्सोन होता है, और यहाँ पर नीचे फिर डेंड्राइट्स होते हैं जो सिनेप्सिस बनाते हैं। तो मान के चलो एक एक न्यूरॉन के बारे में हम बात करें, पूरे ब्रेन की नहीं। तो एक न्यूरॉन कब मजबूत होएगा? कब होएगा? जब हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे। प्रॉपर न्यूट्रिशन, हम लोग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हैं।
हमको जितना प्रोटीन चाहिए हम नहीं खाते, जितना फैट अच्छी क्वालिटी का चाहिए हम नहीं खाते, जितना कार्बोहाइड्रेट अच्छी क्वालिटी का चाहिए वो हम नहीं खाते, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे उस न्यूरॉन पे। हम अभी न्यूरॉन की ही बात करेंगे, ब्रेन की बात नहीं कर रहे। तो न्यूरॉन का बिल्डिंग ब्लॉक हम बाहर से लेते हैं। फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है वाटर, यानी पानी। पब्लिश्ड आंकड़े नहीं हैं, लेकिन हम देखें तो आधे से ज्यादा लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं, यानी कि पानी तभी पीते हैं जब उनको प्यास लगने लगती है। और प्यास कब लगती है? जब हमारे सेल्स के अंदर पानी की कमी आने लग जाती है, यानी कमी आने लग जाती है। उसके बाद अगर हम पानी पीते हैं तो तब तक हम कुछ तुरंत हम पीते नहीं हैं, कुछ न कुछ तो नुकसान कर चुके ना। 70% बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। प्रॉपर हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के लिए केवल पानी की कमी जिम्मेदार होती है। मैं भी पी लेता हूं। तो पानी भरपूर पिएं। हमारे बहुत सारे मरीज आते हैं, उनसे हम बात करते हैं, साहब नींद नहीं आती, रात को चटापटी रहती है। पूछते हैं साहब पानी कितना पीते हो? साहब पानी तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास है। क्यों? साहब बस खाने के टाइम पे ही मिलता है, बाकी टाइम तो ऐसे चलता रहता है। यार, केवल और केवल उनका पानी का लेवल शरीर के अंदर बढ़ा दिए जाने से ही कई बार सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट और नींद की समस्या ठीक हो जाती है। तो पानी का प्रयोग करें और कराएं। डेली 3 से 5 लीटर पानी। मैंने देखा अभी जैसे मैं घूम रहा था एक दिन, तो सर आपको वेट कम करना है तो मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ। मैंने कहा बता। और ये हमारे अगर युवा वर्ग देख रहे हों, जो एक्सरसाइज करने वाले हों, जो जिमिंग वाले हों, जो फौज में जाने की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी सुन रहे हैं उनको बता सकते हैं, क्यों मैंने तो एक ही जने को बताया कि साहब एक ऐसी आती है, एक जैकेट आती है, उसको पहनो आप, फटाक से वजन कम हो जाएगा। ओके। मैंने कहा उससे होगा क्या? साहब उससे पसीना एकदम से निकल जाएगा और आपका वजन कम हो जाएगा। क्या शरीर के अंदर का पानी लॉस करवा के अगर हम वेट कम कर रहे हैं तो ये तो घोर अत्याचार है हमारे शरीर के ऊपर। उसके भी समझ में आया कि हाँ साहब ये बात तो है। और डेफिनेटली कई बार मेरे को भी लगता था बहुत पहले कि मैं जब सुबह वेट करता था तो वो 1 किलो ज़्यादा होता और दौड़ने के बाद करता 1 किलो कम होता था, तो मेरे को अच्छा लगता कि यार मेरा ओरिजिनल वेट तो ये है। अभी मेरे एक एक्सपर्ट जो दोस्त हैं उनसे भी डिस्कस किया कि जितना वाटर लॉस होता है उससे 1.5 गुना पानी पियो आप। यानी 1 किलो कम हो रहा है आपका वेट अगर दौड़ने के बाद, तो आपको 1.5 लीटर पानी की जरूरत है। तो हम जैसे पढ़े लिखे एक्सपीरियंस लोग भी छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। और ये चीज सच बताऊं तो मैंने कल करेक्ट की है। मैंने जॉगिंग के टाइम पे, रनिंग के टाइम पे, साइकिलिंग के टाइम पे 1.5 लीटर पानी पिया। तो पहले जो मैं 12 बजे तक टॉयलेट यानी यूरिन करने नहीं जाता था, कल मैं 2 बार यूरिन करने गया। पहले मेरा यूरिन थोड़ा सा ही पेल पेल येलो होता था, वो बिल्कुल कल क्लियर था। तो हम लोग ये गलतियां करते रहते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल्स ऑफ ब्रेन मीन्स न्यूरॉन, सो फुलफिल योर नीड ऑफ वाटर। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड इज खाना यानी न्यूट्रिएंट्स। हम लोग ज्यादातर जीभ के लिए खाते हैं। देखा होगा हमारा 95% या 90% तक जो खाना होता है वो स्वाद से प्रेरित होता है, न्यूट्रिशन से नहीं। न्यूट्रिटिव चीजें अगर कोई टेस्टी नहीं है तो हमको उनको खाना ही छोड़ देते हैं। और ब्रेन के लिए क्या न्यूट्रिशन चाहिए? ब्रेन के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, ब्रेन के लिए फैट भी जरूरी है। हमारा मेडिकल साइंस वक्त के साथ बदलता रहा है, लेकिन हमारा जो वैदिक साइंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं बदला। उसमें गाय के घी को हमेशा अमृत माना गया है, बहुत बेहतर माना गया है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा घी खाएं,
लेकिन 1 लीटर दूध में से जितना घी निकलता है उतना घी आप डेली अवश्य खाएं। 1 लीटर दूध कम से कम जो नॉर्मल एक्टिविटी करता है, 1 लीटर दूध के प्रोडक्ट आप डेली अवश्य खाएं। मेरे एक छोटे बाबा हुआ करते थे, अभी वो चले गए। तो जब मैं जाया करता था मेडिकल कॉलेज में, तो मेरा बैग चेक करते थे कि बता घी कितना ले जा रहा है। तो 2 किलो का डब्बा होता जाता कि कितने दिन चलेगा ये। मैंने कहा चल जाएगा 15-20 दिन। करे फिर तेरा दिमाग कैसे काम करेगा। आज मेरे को याद आता है कि ब्रेन के लिए फैट कितना जरूरी था। मैं देखता हूं वो कितने ज्ञानी और अनुभवी लोग थे, क्योंकि उस टाइम जो एलोपैथी में चल रहा था ट्रेंड वो ये था कि घी बंद कर दो। 98 में जब MBBS में आया था मैं, घी बंद करो, तेल खाओ। लेकिन दोबारा से एलोपैथी आ गई लाइन पे, कहने लगी नहीं साहब तेल के बजाय तो घी खाना ही ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, घी अच्छा होना चाहिए, घी प्योर होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। प्रोटीन प्रोटीन हम लोग बहुत कम खा रहे हैं, हमारे खासकर इंडियन लोग, क्योंकि हम लोग नॉनवेज तो खाते नहीं हैं। दाल हम कभी कभी खाते हैं, और हमारे जो सिंपल जो आटा होता है, गेहूँ होता है और हरी सब्जियाँ होती हैं, उनके अंदर प्रोटीन होता नहीं है। तो प्रोटीन के लिए मैं खूब सलाह देता हूँ कई बार कि आप आराम से अंडे खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। आपकी धारणाओं से ज़्यादा ज़रूरी है आपका ब्रेन का हेल्दी रहना। प्रोटीन दिन में कहा जाता है कि आपका वेट अगर 80 किलो है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। लेकिन हाँ, कम से कम 40-50 ग्राम प्रोटीन तो आपको खाना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को लोग कई बार शुगर मान लेते हैं कि साहब कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति तो हमारी चीनी कर देती है या ग्लूकोन डी कर देता है। नॉट एट ऑल, कभी नहीं लें। ये आपके जो बॉडी के सिस्टम है उसको डल कर देते हैं। भाई सिंपल तरीके से देखो, आप हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, और वो ग्लूकोज डायरेक्ट अगर दे दिया जाए तो हमारी बॉडी के सेल्स को तो बहुत ज्यादा काम, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा ही नहीं ना। यानी कि अगर किसी कर्मचारी को हम बैठे बैठे ही पेमेंट देने लग जाएं, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, क्या 6 महीने बाद ही उससे काम करा के देखना, क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने की सलाह दी जाती है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं हरी सब्जियों में, सलाद में, वेजिटेबल्स में। आपको अगर मीठा खाना है तो फल खाएं, सब्जियां खाएं। मीठा खाना है तो शहद खाएं। मीठा खाना है तो गुड़ खाएं। चीनी को पूरी तरह हटा दें अपनी किचन से। मैं एडवाइस देता हूं, और मैं खुद पर्सनली कभी चीनी नहीं खाता, नॉट एट ऑल। चाय भी नहीं पीता। चाय की सलाह भी मैं देता हूं, तो चाय भी आपको पीनी है तो उसका मेडिसिनल इफेक्ट लेने के लिए बिना चीनी की और बिना दूध की चाय पिए आप। मुश्किल होगा लेकिन करके देखें। दूध आपको पीना है, अलग से पिए, वो आपके लिए न्यूट्रिशन देगा। चाय के अंदर वाला दूध आपको कोई न्यूट्रिशन इतना नहीं देगा। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया। फिर होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमारे जैसे सिंपल एक जिंक, आयरन तो खैर जरूरी है ही खून के लिए, लेकिन ब्रेन की बात चल रही है। जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, ये वाले जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारी डाइट का कभी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे। और हम लोग पहले जो मिट्टी के बर्तनों में खाया करते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता था, तो उनके अंदर इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाती थी। क्योंकि महाभारत काल में भी देखा होगा, आपने सुना होगा कि उस समय भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर किसी को जलाया हुआ या कोई मरा नहीं था। तो धरती पर जो भी हम इंसान या जानवर, जीव जंतु मरते हैं, उनके जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धरती के अंदर दफन हो जाते हैं। और उस मिट्टी का अगर हम खाना खाते हैं, उस मिट्टी में मिट्टी के बर्तनों में बनाया हुआ खाना खाते हैं, तो उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाती थी। लेकिन अभी हम स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते गए हैं। दूसरी बात, जमीन में हम खाद जो डालते थे जो जानवरों का, वो भी कम हो गया है। उर्वरक डलते हैं आजकल, तो उनके अंदर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं।
तो इसके लिए मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो पिछले लगभग 8-9 साल से कांसे के बर्तन यूज़ करता हूं। अभी सुन रहे होंगे कोरोना काल में काफ़ी सुनने को मिल रहा है कि जिंक खाओ और कोरोना से अपने आप को बचाओ। कांसे के बर्तनों के अंदर जिंक होता है। जिंक हमारी सेलुलर इंटीग्रिटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जिंक की गोलियां भी खा सकते हैं, दवाइयां भी खा सकते हैं, और बेहतर है कि जिंक यानी जस्ते के यानी कांसे के बर्तनों में आप खाना खाएं। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं खाएं, जैसे कि खट्टी चीज़ या नींबू वाली चीज़, वो उसके अंदर पॉइजनस कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, केमिकल्स, तो वो चीज़ नहीं खाएं। तो ये सारी चीज़ ब्रेन के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। आयरन के लिए जैसे हम बोलते हैं भाई आयरन तो जरूरी है। कई बार लोगों में खून की कमी की वजह से ही नींद की कमी होती है, खून की कमी से ही टेंशन डिप्रेशन होने लग जाता है। जिसके शरीर के अंदर खून नहीं है वो डेफिनेटली परेशान रहेगा, फ्रस्ट्रेट भी रहेगा। तो खून का लेवल भी बढ़ाएं, खून के लिए हरी सब्जियां खाएं, लोहे के बर्तनों में खाना पकाएं। हमारे घर में हमने खून के लेवल बढ़ाने के लिए, खुद का मेरा हीमोग्लोबिन एक बार 9.7 हो गया था। मैं सरप्राइज था कि मैं सब चीज़ खाता हूँ फिर भी ऐसा क्यों। उस टाइम में कुछ डाइटिंग वाइटिंग करने लगा था शायद। डाइटिंग करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है हेल्थ के लिए। मैं अभी बिल्कुल डाइटिंग नहीं करता, लेकिन हाँ डाइट को ट्रांसफॉर्म जरूर किया हुआ है। तो हमने लोहे के बर्तनों में सब्जी बनाना चालू किया। घर वालों की शिकायत है, अरे साहब बड़ी काली सी और ऐसी लगती है, सब्जी पे कलर नहीं आता, सब्जी पे रंग नहीं आता आजकल। मैंने कहा भाई रंग रूप देख के क्या उसकी शादी करनी है क्या सब्जी से? आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आपके लिए जिंदगी जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, आपका इसके लिए रंग रूप जरूरी है। धीरे धीरे सब लाइन पे आ जाते हैं अगर हम बदलाव करते हैं। तो हम बिल्कुल काले रंग की दाल खाते हैं, क्योंकि लोहे के बर्तन में बिल्कुल काली हो जाती है। उसके अंदर नींबू डाल दिया जाए तो और भी आयरन मिल जाता है। सो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर न्यूरॉन। न्यूरॉन अगर मजबूत होएगा, न्यूरॉन की एनाटॉमी मजबूत होएगी, तो वो केमिस्ट्री को मजबूत कर देगा, यानी वो बेहतर न्यूरोट्रांसमीटर बनाएगा। जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है वो न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे लेवल पर बनाएगा। खैर, सेकंड आता है न्यूट्रिएंट्स के बाद, न्यूट्रिएंट्स और ये जो एनाटॉमी के बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जैसे अभी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बोला कि सर आप फिजिकल एक्टिविटी पे इतना ध्यान दे रहे हैं, इट्स वेरी गुड। और वो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो डेफिनेटली वो तो इसके एक्सपर्ट हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग फिजिकली इनएक्टिव होते हैं उनके अंदर मानसिक रोग ज्यादा होते हैं, और जो फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनके अंदर मानसिक रोग कम होते हैं। कैसे? हमारा ब्रेन कोई एलियन तो है नहीं, ब्रेन कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई यहां से अलग रखा हुआ है, ये रखा हुआ। ब्रेन इज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है तो फिजिकल उसका स्टेमिना बढ़ता है, उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ता है, वाटर का सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्रेन के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं अगर हमारे, उनका सर्कुलेशन बढ़ता है तो बाहर निकलते हैं, तो ओवरऑल न्यूरॉन्स की हेल्थ इंप्रूव होती है। स्टेमिना बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, दम बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। अगर उसके सामने कोई, जैसे कोई भी आदमी है, अगर भाई एक आदमी तो डेली प्रैक्टिस करता है, उसके सामने अगर कोई बड़ा चैलेंज आ जाए, और एक आदमी प्रैक्टिस नहीं करता, उसके सामने चैलेंज आ जाए, तो जो प्रैक्टिस करता है वो झेल जाएगा, जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो नहीं झेल पाएगा। जैसे कि हम इसको, कई बार मैं एक उदाहरण देता हूं कि साहब कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, कभी होगा जो देखेंगे, होगा जो देखेंगे, जब आएगी दिक्कत, जब सिर पे पड़ेगी तो देख लेंगे। उनके भाई उस टाइम के लिए अपने आप को तैयार तो रखो। करे साहब देख लेंगे, तो मैं उसकी एक कंपेयर करके बताता हूं। मैंने कि भाई देखो ऐसा है, ये हमारा एक हार्ट है, मान के चलो ये हार्ट है, ये वाला। अब इस हार्ट को केवल हमारा काम केवल यही है। मैं अगर मेरी तुलना करूं तो आज से 5 साल पहले मैं 10 सीढ़ी चढ़ते ही मेरी सांस फूल गई थी, मैं हिल गया था। मैंने कहा 10 सीढ़ियों पर मेरी सांस फूल गई तो आगे चल के मेरा क्या होने वाला है। अभी तो मैं 35 साल का हुआ हूं, 35 का था उस टाइम पे मैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा हार्ट है मेरा को इतना सा काम करना पड़ता है, बस इतना सा, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ, घर से चेंबर में आता हूँ, चेंबर में आता हूँ, बैठे बैठे मरीज देखता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा सा चल लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, सो लेता हूँ, नहा लेता हूँ, धो लेता हूँ। तो मेरे हार्ट को केवल इतना सा काम करना पड़ता है। अब आप इमेजिन करके देखिए, मेरे हार्ट की क्षमता उस टाइम इतनी ही थी।
इतना ही काम करता था वो। हालांकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा होता है वो, लेकिन उसके अंदर स्टेमिना कम था। उसके सामने अगर कोई चैलेंज आ जाए, कोई बड़ा, सपोज करो मेंटल स्ट्रेस ही आ जाए या कोई फिजिकल स्ट्रेस आ जाए, तो क्या उस प्रेशर को वो मेरा हार्ट झेल पाता? अगर उसको इतना काम करना पड़ जाता उस टाइम अचानक से, तो क्या वो फेल नहीं हो जाता? या कहीं उसके अंदर कोई ब्लॉक नहीं हो जाता, हार्ट अटैक नहीं हो जाता? अभी देखते हैं, मेरे साथ के ही, मेरे बराबर के ही 40 की उम्र के बहुत सारे डॉक्टर्स भी बैठे बैठे हार्ट अटैक से मर चुके हैं। तो स्टेमिना, मैंने चलना चालू किया, घूमना चालू किया, फिर दौड़ना चालू किया, और आज मैं 21-22 किलोमीटर तक लगातार जॉगिंग कर लेता हूँ। मैं 1 घंटे में 24-25 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ। स्टेमिना है। अगर मेरा रेस्टिंग पल्स देखा जाए अभी तो 45-50 तक भी रहती है। तो स्टेमिना हो, क्योंकि अब उसके पास इतनी ताकत है, वो आराम से एक बार में इतना ब्लड सप्लाई कर देता है कि उसको ज्यादा धड़कने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, तो ब्रेन का, न्यूरॉन्स का भी स्टेमिना हमको बढ़ा के रखना होता है। और वो बॉडी का पार्ट है, तो बॉडी का स्टेमिना बढ़ा लो तो उसका बढ़ जाएगा, फिजियोलॉजी उसकी स्ट्रेंथन हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट चीज है रेस्ट। केवल स्टेमिना, स्टेमिना केवल एक्सरसाइज से ही नहीं बढ़ता है। आप दिन भर अगर एक्सरसाइज करते रहोगे, सपोज करो मैं ही हूं, चाहे कितना ही अच्छा स्टेमिना आज मैंने डेवलप कर लिया, अगर मैं दिन भर दौड़ता रहूंगा, बॉडी को रेस्ट नहीं दूंगा, तो क्या मैं अगले दिन दौड़ने लायक रहूंगा? नॉट एट ऑल, थक जाऊंगा। वैसे ही हमारे ब्रेन को भी रेस्ट देना जरूरी होता है। मानसिक बीमारी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा दिमाग आज के टाइम में रेस्ट में हम रहने ही नहीं देते हैं। दिन भर कुछ न कुछ, चाहे जरूरी है या नहीं है, बस लगे ही रहते हैं। चाहे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देखा जाता है कि हम लोग अपना मैक्सिमम समय कम इंपॉर्टेंट कामों में खपा देते हैं, और इंपॉर्टेंट काम करने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचता। हम बहुत भोले लोग हैं एक्चुअली। इंसान आज के टाइम पे मेरे को काफ़ी भोला और मासूम नज़र आता है। वो खुद अपनी नज़र में बहुत सियाना, चालाक, कमीना, स्मार्ट भले बनता हो, लेकिन बहुत भोला नज़र आता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। और हेल्थ से इम्पोर्टेंट, ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये अब इस कोरोना के समय पे आप सभी लोगों को और हम लोगों को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया है। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट कभी भी कैसे भी दिया जा सकता है। आप सिंपल एक डीप ब्रीदिंग करके भी अपने आप को, अपने ब्रेन को रिलैक्स कर सकते हैं, रेस्ट दे सकते हैं। अपनी चाहतों को, ज़रूरतों को सीमित करके भी आप दिमाग को रेस्ट में एट ईज रख सकते हैं। अपनी केवल आवश्यकताओं के साथ, यानी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके लिए काम करेंगे तो भी आपका दिमाग रेस्ट में रहेगा, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं, बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं। ज़्यादा लंबा खिंच रहा है, ओके। लास्ट आते हैं हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। साइकोलॉजी की मैं शुरुआत करता हूं तो हमारे कल्चर में सबसे पुराने, सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट कृष्ण भगवान को माना गया है। कृष्ण ने अर्जुन की साइकोलॉजी को ठीक किया था, और लोगों की साइकोलॉजी ठीक करने का काम हमारे देश में पहले साधु, संत, बाबा, महात्मा, परिवार वाले या गुरुजी लोग, ऋषि लोग किया करते थे, और बहुत अच्छा काम चल रहा था। पहले भगवान लोग किया करते थे, हमारी साइकोलॉजी, इंसान की साइकोलॉजी को ठीक किया करते थे। उनको कुछ नियम, कायदे, मान मर्यादा बताया करते थे, उनसे उनकी साइकोलॉजी ठीक रहती थी। धीरे धीरे कुछ विकृत रूप आने लगे। कुछ बाबा लोग थे वो बिजनेसमैन बन गए, दान दक्षिणा में ज़्यादा बिजी रहने लग गए, और उनके जो एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होने लग गई। तो मैं एक तुलना करता हूं कि साइकोलॉजिस्ट, अगर हम कृष्ण भगवान को लें, मैं बहुत बार शेयर करता हूं साइकोलॉजी चीज़ क्या होती है, साइकोलॉजी को कैसे समझा जाए। तो अर्जुन और कृष्ण एक दोस्त या मित्र की तरह काफी लंबे समय तक साथ रहे, युद्ध से पहले भी। और कृष्ण भगवान भी ऐसे तो नहीं थे कि अपने खास मित्र की
युद्ध स्थल पर बेइज्जती, इंसल्ट या फजीती कराएं। अर्जुन भी कोई साइकोलॉजिकली कमजोर तो नहीं था, वीक तो नहीं था, मानसिक रोगी भी नहीं था, लेकिन जब वो युद्ध स्थल पर गया तो उसके बिलीफ सिस्टम, उसकी सोच, उसकी विचारधारा, उसकी धारणाओं की वजह से वो वहां पर एकदम से नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गया। यानी उसके अगर लक्षण हम गीता में पढ़ें, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, शरीर में से जान सी निकलती जा रही है, शरीर निस्तेज होता जा रहा है, शरीर में कोई जान नहीं है, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, जीवन में कोई आस नजर नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है कि इसके बजाय तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक बहुत गंभीर अवसाद था वो। कृष्ण ने उसको समझा और समझ के उसने ऐसा नहीं कि उसको दवाई दे दी, और ऐसा नहीं कि उसकी साइकोलॉजी को पूरा समझ गया था। अर्जुन बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, अपनी सारी उलझनें, अपनी विचारधाराएं, अपने कॉन्फ्लिक्ट, अपना बिलीफ सिस्टम सारा शेयर करता गया कि प्रभु मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। और कृष्ण भगवान उसके एक एक बिलीफ सिस्टम को तोड़ते गए, बदलते गए, चेंज करते गए, और खुद कृष्ण भगवान को अर्जुन जैसे महान योद्धा की साइकोलॉजी को बदलने में 18 दिन लगे। हमारे पास लोग आते हैं, अरे इसकी काउंसलिंग कर दो, इसकी थोड़ी साइकोलॉजी ठीक कर दो कि देख भाई, कृष्ण भगवान को जब 18 दिन लगे थे, और साइकोलॉजी ऐसी चीज नहीं है कि आप साथ रह लोगे तो साइकोलॉजी को समझ जाओगे। साइकोलॉजी को तो हम खुद की अपनी को भी नहीं समझ पाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं डेली अपनी साइकोलॉजी को समझने का और प्रयास करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं। 5 साल पहले भी मैं एक बहुत फेमस, एक बड़ा साइकाट्रिस्ट मान लिया गया था। उस टाइम भी मैं अपनी साइकोलॉजी को इतना रीड नहीं करता था, साइकोलॉजी को बदलने का प्रयास नहीं करता था, क्योंकि मैंने अपने ऊपर एक टैग बढ़ा रखा था कि आई एम ए ग्रेट साइकाट्रिस्ट, आई एम ए गुड साइकाट्रिस्ट, मैं ये हूं, मैं वो हूं। एक घमंड, एक जेल, एक्चुअली जेल। मैं उसके अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहता था। तो साइकोलॉजी को समझने के लिए वक्त लगता है, समय लगता है, और आज के टाइम में बहुत सारे टूल्स हैं, टेस्टिंग है, जिनसे हम साइकोलॉजी को रीड भी कर सकते हैं। हमारी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, वो समझते हैं, परखते हैं और पता लगाते हैं कि इसके अंदर साइकोलॉजी कैसी है, इसके अंदर आगे चल के अगर ऐसा हुआ तो क्या संभावना है, इसके अंदर कौन से मानसिक रोग की संभावना है। मैंने खुद का अपना साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कराया हुआ है, और केवल टेस्टिंग के बाद ही मैं अपनी लाइफ में और बेहतर वर्क कर पाया। मैं बहुत काफी स्ट्रेस फ्री, काफी रिलैक्स रहने लगा केवल टेस्टिंग के बाद, क्योंकि मैं समझ गया कि ये सब जो हो रहा है वो मेरी साइकोलॉजी की वजह से हो रहा है, और मेरे को इसको कैसे ठीक करना है, और किसको ठीक करना है, किसको नहीं ठीक करना है, ये भी मेरे को पता चला। तो आज के टाइम पर साइकोलॉजिस्ट इज ए वेरी गुड चॉइस, और मेरे को तो लगता है कि हर किसी को एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। क्योंकि पहले जो फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स जो काम किया करते थे काउंसलिंग का, साइकोथेरेपी का, या आपको समझाने का, वो काम अभी बहुत कम हो गया है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हम किसी से इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं रखते, हम किसी को समझने का मौका नहीं देते हैं, हमारे जिगरी दोस्त बहुत कम हो गए हैं, सुपरफिशियल रिश्ते हो गए हैं, खुद अपनी उलझनों में इतने उलझे हुए हैं लोग कि वो दूसरे की उलझन को कहां सुलझाएंगे। तीसरा, अगर किसी के सामने भी कोई अगर रोना रोता है, एक दिन रोलेगा, 2 दिन रोलेगा, तो तीसरे दिन सामने वाला उसको अवॉइड करने लग जाता है, कह रहे यार उसको दूर करो, अरे यार रोता रहता है। इसी वजह से पता है मानसिक रोगों के लिए सोसाइटी में स्टिग्मा डेवलप हुआ है, उनको अछूत मान लिया गया, और ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, देश नहीं पूरी धरती का दुर्भाग्य है। हमारा देश आज दुखी कंट्रियों में देखा जाए तो दुखी कंट्रियों में टॉप में है, 141 रैंक है हमारी, 156 देशों में से 141 रैंक है हमारी खुशी, हैप्पीनेस के आंकड़े में। क्योंकि हम लोग इसलिए अपना गम शेयर करना ही भूल चुके हैं। एक दोहा में भी कहा था, रही मन निज मन री व्यथा, मन ही राखो गोय।
यानी अपने मन की व्यथा को आप अंदर ही रखोगे तो ही बढ़िया है। अब उस व्यथा को आप रख के अपने आप को बेहतर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन व्यथा को अगर लंबे समय तक रखोगे तो धीरे धीरे वो आपको मानसिक रोगी बना सकती है। तो मेरी सलाह होती है कि आप जीवन में कम से कम 2-3 लोग ऐसे रखें जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकें, सब कुछ यानी सब कुछ, और काम वही करें जो आप बता सकें। जो काम आप किसी को बता नहीं सकें वह काम आप पूरी तरह करना ही बंद कर दें, बेहतर होगा। आज की ही मैं एक बात शेयर करूं। मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर दयानु शर्मा, उन्होंने एक मेरे क्वेश्चन किया था। कुछ कमेंट आ रहे थे जैसे कल एक हथिनी मरी थी, मार दी गई थी बड़े अमानवीय तरीके से। सबको दुख होता है, मेरे को भी बुरा लगा था। लेकिन उस बंदे का, क्योंकि उसके सामने एक बार मैंने नॉनवेज खाया था, उस बंदे पे मेरा डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन था कि कुछ ऐसा था कि कथनी करने में फर्क होता है। तो मैंने उसमें एक चीज बोली, उसको पब्लिकली ही शेयर किया। मैंने कहा देख भाई, मैं किसी जवान पेड़ को, एक जीवित पेड़ को काटने के बजाय एक मुर्गे को या अंडे को खाना ज्यादा पसंद करता हूं। यस, आई यूज। और ये कल्चर है, अलग अलग जगह के अलग अलग कल्चर है। हमारी देश में अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह ब्राह्मण लोग या दुर्गा देवी और ये बलि और ये सारी चीज अलग है। तो मैंने उसके लिए एक लाइन लिखी। मैंने कहा भाई वो शायद वो डर रहा होगा, घबरा रहा होगा कि शायद ये डॉक्टर इसको पब्लिकली शेयर नहीं करेगा। तो मैंने उसमें लगा शायद तू मेरा एक कंसेप्ट और भूल गया। काम वही करो जो आप पब्लिकली शेयर कर सको या बता सको, और जो काम आप नहीं बता सको उसको करना बंद कर दो, क्योंकि आप उसके लिए कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी बोलोगे, अपने आप कहीं ना कहीं गिल्ट का शिकार होगे। तो इस तरीके से आप व्यथा को अंदर रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। खैर, सो साइकोलॉजिस्ट आर प्रोफेशनल्स एंड दीज आर द बेस्ट चॉइस। एनवायरमेंट में हम क्या बदलाव लेके आए, साइकोलॉजिस्ट के जाने, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। एनवायरमेंट में क्या बदलाव लाएं हमारी फैमिली में, हमारे एनवायरमेंट में। हम अगर लोगों के लिए भी जैसे अप्रिशिएट करते हैं, आज सुबह का एक एग्जाम्पल था, वो मेरे को पर्चा ऐसे उल्टा सीधा करके घुमा के दिखा रहा था, जैसे कि रसीद कटी हुई थी उसकी, तो ऐसे मोड़ के लो साहब। अब मेरे सामने यहाँ शीशा है एक इधर, तो मैंने यार इसको सीधा कर, इसको ऐसे खोल के दिखा मेरी तरफ। वो नहीं दिखा रहा, इधर उधर कर रहा, कोई इधर कर रहा। मैंने यार जल्दी दिखा इसको, मैं थोड़ा गुस्से में बोला। उन्होंने यार गुस्सा हुआ, इसका क्या नुकसान, मेरा नुकसान। फिर मैंने उसको देखा, मैंने भाई कहाँ तक पढ़े लिखे हो, 10वीं तक। चल कोई बात नहीं यार, ठीक है। कई बार हम एनवायरनमेंट को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी विचारधारा बदल सकते हैं। प्रयास करें एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालने का। एनवायरनमेंट को बदलने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो बता सकते हैं हम, जैसे म्यूजिक सुन सकते हैं, चैंटिंग सुन सकते हैं, मंत्र सुन सकते हैं, एनवायरनमेंट में ग्रीनरी रख सकते हैं, हरी पेड़ पत्ती वाला जो माहौल होता है वो हमको टेंशन डिप्रेशन से दूर रखता है। स्टडी कहती है कि अगर आप डेली बागवानी करते हो तो भी आपके डिप्रेशन की संभावना लगभग आंकड़े तो पता नहीं, लेकिन 10-15% तक तो ठीक हो ही जाती है। हम सलाह देते हैं लोगों को बागवानी करने की। तो एनवायरनमेंट को ठीक रखें। एनवायरनमेंट में आपकी जो रिलेशनशिप है लोगों से, उनको भी ठीक रखें। बहुत सारी थेरेपी भी हैं, जैसे म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, डांस थेरेपी, योगा थेरेपी, रेकी, ये सारे एनवायरमेंटल चीज़ें हैं। तो अब हम इसको समअप करने का प्रयास करते हैं। 1 घंटे का, आधा घंटे से 1 घंटे का हमने बोला था। हेल्दी रहना मस्ट है। होलिस्टिक अप्रोचेस फॉर मेंटल इलनेसेस, और ये सब केवल मानसिक रोगियों के लिए ही नहीं है, अपने आप को मानसिक रोगों से बचाने के लिए भी है। आज सुबह ही मैंने इसके लिए बनाया बी होलिस्टिक। होलिस्टिक को आप ले सकते हैं। मैंने एक छोटा सा कागज लिया है, अगर आप देख सके तो। अच्छा, इसमें रिवर्स उल्टा आएगा, ओके डन। H4 होलिस्टिक। H4 मेक योर हेल्थ द प्रायोरिटी। अभी हम झांक के देखेंगे 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, तो हमारे जीवन की प्रायोरिटीज बहुत 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 डिस्टर्ब्ड हैं, इम्बैलेंस्ड हैं।
और हेल्थ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में अगर देखा जाए तो लगभग लास्ट के पायदान पे आ रहा है। मैं कोरोना का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसकी वजह से अगर लोग अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने लग जाएं तो भी इस दुनिया का बहुत बहुत बड़ा कोरोना कर जाएगा। मेक हेल्थ योर प्रायोरिटी। सेकंड, ओ मीन्स ओपननेस। हम लोग थोड़ा सा भी ज्ञान लेते हैं, ये बड़ी बड़ी किताब जो होती हैं, दो चार बड़े बड़े राइटर्स ने लिख दी होती हैं, और इसको हम दिमाग के अंदर जैसे ही हम पढ़ लेते हैं और हमको लगता है कि बस अब कुछ नहीं, अब तो यही है सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद हम सुनना भी बंद कर देते हैं, हम ओपन नहीं रहते। और जब ओपन नहीं रहेंगे तो रिसेप्टिव कहाँ से रहेंगे? हम बोलते हैं ना, जैसे आज ही मैंने कहा यार डॉक्टर साहब, मैंने कहा आप क्यों कर रहे हो? करे साहब ये चीज़, इससे कोई इतना नुकसान थोड़ी है। राइट, वो कुछ नया सुनना ही नहीं चाहता है, वो सुनेगा ही नहीं, समझेगा कहाँ से? समझेगा नहीं तो फॉलो कहाँ से करेगा? सो स्टार्ट ओपनिंग योर सेल्फ फॉर द नेचर, फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द न्यू थिंग्स टू मेक योर सेल्फ हेल्दी। अगर मैं 5 साल पहले अपने आप को ओपन नहीं करता, मैं उस बोझ में एक साइकाट्रिस्ट हूं, मैं तो बस एक बहुत अच्छा साइकाट्रिस्ट हूं, बहुत महान साइकाट्रिस्ट हूं, और वो प्रेशर एक बर्डन की तरह मेरे जीवन में, एक ज्ञान मेरे एक बोझ की तरह, एक जेल की तरह मेरे लिए था, और मैं उससे बाहर अगर निकलने का प्रयास नहीं करता तो आज मेरी हेल्थ ही नहीं होती। सो बी ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर न्यू थिंग्स, फॉर एवरीवन। मेरे दादा, मेरे काका जिनको बोलता हूं मैं, मेरे दादाजी छोटे जो जा चुके हैं, उनको ज्ञान था कि यार घी तो खाना जरूरी है, और मैं घी अभी भी खाता हूं, इट्स गुड फॉर ब्रेन। देन होलिस्टिक या एल। एल मीन्स लिसन टू योर बॉडी। हम लोग पता है किसको सुनते हैं? हमारी 5 इंद्रियों को, और हम उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। हमको कानों को मधुर मधुर आवाज सुने, नाक को अच्छी खुशबू आए, भले ही वो केमिकली हो, भले ही वो खतरनाक केमिकल हो परफ्यूम के रूप में, आंखों को अच्छा अच्छा दिखे, जीभ को अच्छा अच्छा स्वाद आए, और हमारी त्वचा को बिल्कुल आरामदायक ठंडी हवा मिलती रहे, और बिल्कुल एक गर्मी भी नहीं लगे, और सॉफ्ट कपड़े हों। यानी हम केवल इन 5 इंद्रियों की सुन रहे हैं, हमारी बॉडी की 40 ट्रिलियन सेल्स को हम नहीं सुनते। हमारे ब्रेन के जो हेल्थ से रिलेटेड जो एरियाज हैं उनको हम नहीं सुनते। और देखा जाए तो किसी भी हमारी जो सेंसरी ऑर्गन है, ये आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, तो इन सेंसरी ऑर्गन के हमारे ब्रेन के अंदर छोटे छोटे एरियाज हैं, और वो एरियाज हमारी पूरी जिंदगी को चला रहे होते हैं, और हम फोकस्ड भी इसी पर रहते हैं। मेरी जिंदगी बस अच्छा अच्छा देखने में जाए, अच्छा अच्छा सुनने में जाए, अच्छा अच्छा स्पर्श करने में जाए, अच्छा अच्छा तापमान महसूस करने में जाए, अच्छी अच्छी खुशबू में जाए, अच्छे अच्छे स्वाद में जाए। तो एल मीन्स स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी, स्टार्ट लिसनिंग टू योर ऑर्गन्स, स्टार्ट लिसनिंग टू योर लिवर, योर किडनी, योर इंटेस्टाइन, योर टंग, योर आइज, योर ब्रेन, योर हैंड्स, योर बोन्स, योर जेनाइटल्स, योर हेयर्स। यानी आप बॉडी के अंगों को सुनने लगें। अगर आप सुनने लगेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो बताएंगे कि वो भी कुछ चाहते हैं आपसे। मैं नशेड़ी लोगों को बोलता हूँ कि भाई, तू केवल दिमाग के अंदर एक छोटा सा टेंशन है, उसको दबाने के लिए अगर तू दारू पी रहा है, या केवल जीभ के स्वाद के लिए तू ये जंक फूड खा रहा है इतना सारा, या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अगर तू ये कर रहा है, एक बार अपने शरीर के अंग जो तेरे लिए जीवन भर साथ रहने वाले हैं, जीवन उनके बिना तेरा अधूरा है, उनके बिना तू जी भी नहीं पाएगा एक पल के लिए, उनसे एक बार के लिए तो एक बार बात करके देखना जरा, वो क्या चाहते हैं? क्या वो सब ये खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, करना चाहते हैं? कि नहीं साहब, बिल्कुल नहीं चाहते। वो तो वो क्यों चाहेंगे? उनके फिर क्यों कर रहे हो? तो कई बार लोग केवल अपने शरीर के अंगों से बात करने लगते हैं, उसी वजह से वो लोग अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं। हार्ट से बात करो भाई, तेरे को कितना स्टेमिना चाहिए। लंग से बात करो भाई, पेट से बात करो भाई, तेरे को खाना कैसा चाहिए। केवल जीभ से ही बात मत करो। ओके, स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी एंड सेल्स, योर ऑर्गन्स। देन है इंटेंडेड एक्शन। हमारे एक्शन
अगर हम लें या नहीं लें, कोई ना कोई एक्शन तो हो ही रहा होता है। गीता का भी यही कंसेप्ट है, कृष्ण भगवान ने यही कहा कि आप कर्म करो या नहीं करो, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होता है। कई लोग कर्म करने में लोग कहते हैं साहब मेरे को तो सुबह सुबह सोना होता है, मेरे को दौड़ना नहीं होता। ठीक है, आप कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, आप इंटेंशन चेक कीजिए कि आप जो काम कर रहे हो उससे आपका कौन सा इंटेंशन फुलफिल हो रहा है। आपके जीवन का, आपके हेल्थ का कौन सा इंटेंशन फुलफिल हो रहा है, उसका चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम लिस्ट बनाएं, अगर आप भी आज भी बना के देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे बहुत सारे एक्शंस यूजलेस, नॉन प्रोडक्टिव एंड नॉन सेंस होते हैं। उनको धीरे धीरे से डिलीट करते जाएं, हटाते जाएं। एकदम से नहीं करें तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएं। और जो आपके लिए कुछ इंटेंशन फुलफिल कर रहे हैं, उन्हीं एक्शंस को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। देखिए लाइफ क्या, मेंटल हेल्थ क्या, सब कुछ बदल जाएगा। देन एस एस इज शेड्यूल फॉर हेल्थ। हम दिन भर में हर चीज के लिए कुछ ना कुछ टाइम सेट करके रखते हैं, गप्पे मारने के लिए, टल्ले मारने के लिए, कुछ भी एंड वैलिड है, कुछ भी कर सकते हैं। दारू पीने के लिए, मस्ती मारने के लिए, दौड़ने के लिए, घूमने के लिए, हारने के लिए, टीवी के लिए, मोबाइल के लिए, व्हाट्सएप के लिए। आंकड़े बताते हैं कि हमारा इंडियन नागरिक लगभग 2 से 3 घंटा डेली इंटरनेट या मोबाइल पे व्यतीत कर रहा है, और उनमें से वो जो यूजफुल कंटेंट है वो 10 से 15 मिनट ही देखता है, बाकी सब यूजलेस। ठीक है, वहां से 1 घंटा चुरा के देखिए ना, और उस 1 घंटे को हेल्थ के लिए, आप हेल्थ की स्टडी करो, कहीं से भी यूट्यूब पे देख सकते हो, स्टडी गूगल पे देख सकते हो। टॉक अबाउट हेल्थ। आप अपने घर में हेल्थ के बारे में बात करें, दोस्तों से हेल्थ के बारे में बात करें, अपने आप से हेल्थ के बारे में बात करें। राइट, अपने आप से। जो पिछला अभी था, जब हम लिसन करने लगेंगे अपने शरीर के अंगों को, तो फिर हम उनसे बात भी कर पाएंगे। और बात, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा। हमारे दिमाग में कोई भी विचार आता है, उसको अगर हम प्रोसेसिंग में लाते हैं, उससे हम बात करने लगते हैं, तो वो पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल्स या हार्मोन्स बॉडी के अंदर रिलीज कराने लग जाता है। जैसे कि सिंपल खाना और सेक्स से अगर हम लें, अगर इस टाइम हम बैठे बैठे किसी खाने को इमेजिन करें, गुलाब जामुन, वाओ कितना टेस्टी होता है, मजेदार, फटाक से है। जैसे हमने गुलाब जामुन की जो मेमोरी थी, उसको हमने, जो थॉट था, उसको हमने थोड़ा सा प्रोसेस किया, उसको हमने इमेजिन किया, तो वैसे ही हमारे मुंह में एक लार आने लग गया। ये तो लार एक छोटा सा, चलो एक एग्जांपल, एक बड़ा एग्जांपल देता हूं जो अभी युवा वर्ग बहुत यूज करता है। अगर हम इमेजिनेशन में भी कोई थॉट देखें, कोई अगर सेक्सुअल थॉट भी अगर हम करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो हमारी बॉडी, या कोई लव मेकिंग सीन का अगर हम इमेजिनेशन करते हैं, उसको प्रोसेस करने लगते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जेनाइटल्स के अंदर फटाक से चेंजेस आने लग जाते हैं। तो केवल एक थॉट को हमने प्रोसेस किया, मीन्स हमने उस थॉट को बोलने लगे, हम उस थॉट को बॉडी के अंदर बोलने लग गए, कम्युनिकेट करने लग गए, तो उसका इतना इंपैक्ट आ गया। तो स्टार्ट कर सकते हैं कि आई एम हेल्दी। आप अपने आप को बोलने लग सकते हैं कि माई लिवर इज गोइंग टू बी हेल्दी, माई किडनी इज बीइंग हेल्दी, माई इंटेस्टाइन, माई स्किन, माई हेयर, एवरीथिंग, माई लाइफ इज बीइंग हेल्दी। बोलने लगे आप कैसे कैसे हेल्दी रहना है, आप उसको इंस्ट्रक्शन भी देने लग सकते हो, आदेश भी देने लग सकते हो। धीरे धीरे वो आपके आदेश फुलफिल करने लगेगी। नेक्स्ट वन इज इंजेस्ट, आई यानी इंजेस्ट फॉर हेल्थ। हालांकि पिछले कई टॉपिकों में कवर हो गया था। आप अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही शरीर के अंदर कोई चीज जाने दें। आप खाने का कोई भी टुकड़ा है, पीने का कोई भी टुकड़ा है, उससे बात करें, वो नहीं बोलेगा, बोलेगा आपका पास्ट लर्निंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस ही, कि भाई मैं जो इस चीज को खा रहा हूं, क्या ये मेरे हेल्थ के लिए है, कि या मेरे हेल्थ को बिगाड़ेगी या संभालेगी। और अगर आपका कॉन्शियंस, आपका नॉलेज बोलता है कि नहीं ये बिगाड़ेगी, तो उसको तुरंत से फेंक दें। और अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, भाई मेरे लिए क्या चीज़ हेल्दी है, मैं हेल्थ के लिए क्या चीज़ खाऊं, क्या चीज़ नहीं खाऊं। हमारे हमने बनाया हुआ है, हम केवल इस सलाह के लिए ही बिठा रखा है एक आदमी, भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना। और एक बात और बताऊं कि कई बार एजुकेटेड लोग
कम सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको जब भी थोड़ी सलाह दी जाती है, अरे साहब मेरे को पता है, वो किताबों का होता है ना, वो मेरा ज्ञान नहीं, नहीं साहब मेरे को पता है, मेरे को मत बताओ साहब, गणेश जी को ज्ञान दे रहे हो आप सब, नहीं नहीं साहब मैं तो खूब, मैंने कहा भाई बादाम 20, अरे साहब बादाम मैं डेली खाता हूँ भाई साथ में, अरे नहीं साहब तो कोई दिक्कत, ठीक है भैया जय हो, हम भी गणेश जी को ज्ञान कैसे दे दें, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, होलिस्टिक का सी, सी मीन्स कैलकुलेट। अभी हमारी जो दुनिया है सब कैलकुलेशन पर टिकी हुई है, गणित पर टिकी हुई है, और हमारी सबसे बड़ी कैलकुलेशन चलती है कैश, कैश यानी पैसे से। लोग हेल्थ के लिए, हेल्दी रहने के लिए कैश देना पसंद नहीं कर रहे। बीमार होने के बाद लाखों और कई लोग तो करोड़ों तक खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हेल्दी रहने के लिए वो खर्च करना पसंद नहीं करते। मैं अगर मेरी बात करूं पर्सनल, तो मैं हेल्थ के लिए बहुत बहुत खर्च कर चुका हूं। मैं अगर इतने समय और हॉस्पिटल में ज़्यादा बैठता और ज़्यादा काम करता तो मैं और भी बहुत ज़्यादा कमा रहा होता, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में से 2 से 3 घंटा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दिया हुआ है, और मैं उसको कैलकुलेट करके चलता हूँ कि मैं 10 साल ज़्यादा हेल्दी रहूँगा, 10 साल में ज़्यादा जिंदा रहूँगा, कमा भी ज़्यादा लूँगा, लोगों का भला भी ज़्यादा कर पाऊँगा। अगर हम हेल्दी रहते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी वर्क की क्वालिटी बढ़ती है, हमारी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है। तो अगर आप कैश से ही कैलकुलेट करना चाहते हो तो हेल्थ को भी कैश से कैलकुलेट कर सकते हैं। गिने जोड़ें, क्या खो रहे हो और क्या पा रहे हो, और कैश ही सब कुछ नहीं है। पहला सुख या पहला धन आपका निरोगी काया, आपका एक संतुष्ट मन, एक शांत मन, वो सबसे बड़ा धन हमारे जीवन के लिए है। और इससे धनी हो जाओ। एक छोटी सी कहानी से मैं इस सेशन का एंड करूंगा। एक संत थे, वो मेडिटेशन किया करते थे, साधु थे, नदी के किनारे। एक मछुआरा था, तो मेडिटेशन वाले थे, वो त्रिकालदर्शी थे, उनको पता होता था। तो मछुआरे को बोला कि भाई तो ऐसा कर, वहाँ थोड़ा आगे जा, वहाँ पे बहुत अच्छी मछली है। तो वो चला गया, अच्छी मछली मिल गई, अच्छा बिजनेस चल गया। कुछ दिन बाद वो फिर आया उसके पास कि कैसा चल रहा है, कि बहुत बढ़िया। कि तू उससे और आगे नहीं गया? कि नहीं नहीं गया। कर यार उससे थोड़ा आगे जाओ, वहाँ पे तो और भी शानदार मछलियाँ हैं। कि ओके साहब वहाँ जाता हूँ, और भी शानदार मछलियाँ गई। कि तो यार इसने बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत बड़ा बिजनेस चल गया, और भी पैसा कमा लिया उसने। फिर वो आया कि यार भाई कैसे चल रहा है? साहब बहुत बढ़िया। कि तू उससे आगे नहीं गया? कि नहीं नहीं गया। कह रहा उससे आगे जाओ, वहाँ पे तो सोना चांदी पड़ा है नदी में। है साला सोना चांदी पड़ा है, तू खुद क्यों नहीं गया? उसने मन ही मन बोला फिर भी जाके देखता हूँ, चलो। वो गया, जाके देखा वास्तव में सोना चांदी था। वो उठा के लिया और अमीर हो गया। क्या यार अब इससे ज़्यादा तो क्या होगा। फिर भी हो गया बाबा के पास। उसने बोला बाबा हाँ भाई कैसा है? कि बस मस्त चल रहा है साहब, मज़ा आ गया साहब, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी साहब, मज़ा आ गया जीवन का। कि तू उससे आगे नहीं गया? कि नहीं नहीं गया। कि तो यार उससे आगे जा, वहाँ तो वो है हीरे जवाहरात पड़े। कैसा क्या? क्या है यार बावड़ा है कि हीरे जवाहरात होते तो तू ये ऐसे ही बैठा रहता क्या? नहीं संभव नहीं है, नहीं हो सकता, तू ही ले आता उनको तो, क्योंकि उससे बड़ा चीज़ तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो उसने कहा यार भाई जाके देख, यार जब इतनी चीज़ इसने अब तक बताई, चलो जाके देखता हूँ। तो वहाँ पे उसको हीरे जवाहरात मिल गए। अब वो सरप्राइज हुआ मशवरा कि यार इसको ये सब चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी ये बड़ी सिंपल जिंदगी जी रहा है। ऐसा क्या है इसके पास, ऐसा कौन सा धन है इसके पास? तब वो आया कि भाई बाबा तूने मेरे को तो इतना धनी कर दिया, लेकिन तेरे पास ऐसा कौन सा धन है कि तेरे लिए सब धन छोटे हैं, तू ये सब लेके पता नहीं कब धनी बन चुका हो, तो तू तो अभी भी ऐसे ही इस लंगोटी में और इस एक कपड़े में बैठा रहता है। कि बच्चे मेरे पास मेडिटेशन का धन है, मेरे पास ध्यान का धन है। मैं मेरे शरीर की जो 40 ट्रिलियन सेल्स हैं, शायद यही कहा होगा, ये मैं जोड़ रहा हूं, मैं इनको वो दे रहा हूं जो तू केवल
अपने दिमाग की एक विचारधारा जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख कोशिकाओं या न्यूरॉन्स के अंदर जो सेट है कि अमीर होने पे ही खुशी मिलती है, तू केवल उस 1 लाख कोशिकाओं को धनी बना रहा है और मैं इस शरीर की 40 ट्रिलियन सेल्स या इस दिमाग की सभी कोशिकाओं को धनी बना रहा हूं। तो धन के पीछे नहीं भाग के अपने स्वास्थ्य के पीछे, अपनी शांति के पीछे, अपने पीस ऑफ माइंड के पीछे भागें। मानसिक रोग आपसे कोसों दूर रहेंगे। धन्यवाद आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी का हमको ये मौका देने के लिए। और भी आपकी कोई क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। आपके बीच में कुछ क्वेरीज आएंगी, हाय हेलो वेव्स भी आए होंगे, उनकी तरफ मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसके लिए मैं आपको कर दूंगा हाय हेलो। और सभी के लिए मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आपकी ज़िंदगी सुखमय हो, शांतिमय हो, शुभ हो और मज़ेदार हो, आनंदमय रहे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।